तो ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। वापस आ गया हूं आपके बहुत ही जबरदस्त छोटे से चैप्टर को लेके कंपनी अकाउंट्स के, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपने लास्ट सेशन में इश्यू ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लिया है। मैंने पूरी कोशिश करी थी बहुत ही क्रक्स वे में, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में उसको समराइज करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल मैं कर सकता था इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, वो मैंने आपको रिवाइज जो है करा दिया है। अब बारी है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। इसके बाद हम कंपनी अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी वाली बुक स्टार्ट करेंगे। बट आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डियर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में से फंसता ही फंसता है। और मजे की बात तो यह है कि यह चैप्टर बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स कर लिया है तो यह चैप्टर आपको बहुत ही लड्डू लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। उसका रीजन यह है कि यहां पे बच्चे इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स कवर्ड हैं वो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं, एक दो टॉपिक्स को छोड़ के, जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़े थे। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले देखते हैं टॉपिक्स यहां पे आपके कौन कौन से कवर होने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगा। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करने वाले। इसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पहले ही करा दिया था। उसका रीजन ये था आप जानते हो इसमें 3 केस होते हैं। एक आपका वेंडर्स को इश्यू कर दिया, प्रोमोटर्स को और अंडरराइटर्स को। तो वो 3 केसेस यहां पे सेम है, बिल्कुल कवर हो जाएंगे। बस यहां पे एक चीज और होगी कि डिबेंचर्स आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। शेयर्स के केस में कंडीशन थी कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहां पे डिबेंचर्स को आप इशू कर सकते हो, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तीनों केसेस में। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। देखो ये भी एंट्रीज बिल्कुल सेम है। लमसम में इशू कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट्स में। इसमें भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और आपकी कॉल मनी होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक है, फिर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, सब्सक्रिप्शन एट पार, सारे केसेस सेम है। और इसके साथ एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। मतलब अगर फ्यूचर में आप डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे, तो उस केस में एंट्री के अंदर 2 एलिमेंट्स घुसा दिए जाते हैं एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वो मैं बताऊंगा आगे जाके क्या होते हैं। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास 1 शॉट देख लिया है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बातें कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे आखिरी टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये भी छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। और आखिरी में बच्चे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यहां पे आके आपका पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। बीच बीच में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, लिखवाऊंगा, वो आपको दिल में बसा लेनी है और एग्जाम में जाके उलटनी है। ठीक, गलत उल्टी मत कर देना, आपको कुछ और उल्टी करनी है। ठीक, आ जाओ। यहां पे सबसे पहला टॉपिक है डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है। बच्चे डिबेंचर कुछ नहीं होता, एक सिक्योरिटी होता है एक टाइप की, या फिर आप कह सकते हो ये लोन लेने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जरिया होता है। आप बैंक से लोन लेते हो, तो आपको बैंक को इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना पड़ता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, आप बैंक की जगह पब्लिक से लोन उठा रहे हो। पब्लिक से लोन उठाओगे, उनको एक सिक्योरिटी दोगे, उस सिक्योरिटी को बोलते हैं आपका डिबेंचर्स। एग्रीमेंट होता है पब्लिक के और कंपनी के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है डिबेंचर का मीनिंग। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। ये एक प्रूफ है, ये डेट का प्रूफ है। डेट का मतलब उधार। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। देखो अगर कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज है तो ये सिक्योर डिबेंचर हो जाएगा, अगर बिना चार्ज किए तो ये अनसिक्योर्ड हो जाएगा। चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा कंपनी नहीं चुका पाती तो कंपनी के एसेट्स को बेच के आप डिबेंचर होल्डर्स का पैसा चुका सकते हो। मतलब डिबेंचर होल्डर कंपनी से पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला फीचर ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है या फिर सर्टिफिकेट होता है जो डेट को मानता है। ठीक है, इसके बाद मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड। देखो मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब होता है डिबेंचर का रिडेम्पशन कैसे होगा और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे पे की जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। जैसे कोई डिबेंचर है तो उसके पीछे नाम फिक्स कर दिया जाता है, 7% डिबेंचर प्रीफिक्स लगा दिया जाता है। प्रीफिक्स का मतलब आप जानते हो, नाम के पीछे। इसके अलावा इट इज द बोरिंग ऑफ द कंपनी, एक लोन होता है कंपनी के लिए, बोरिंग होता है। ठीक है, इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाई तो एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है। आखिरी फीचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कंपनी प्रॉफिट में हो लॉस में, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसी भी हाल में। आपने देखा होगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड में आता है यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बच्चे कंपनी चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस, ये इंटरेस्ट आपको किसी भी हाल में पे करना है।
तो ये होते हैं फीचर्स आपके डिवेंचर्स के। अब थ्योरी के अंदर अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स एंड शेयर। इसमें एक और डिफरेंस आता है डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर, वो खुद पढ़ लेना क्योंकि सेम है बिल्कुल, ठीक है। ये समझ लोगे वो अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस होता है ओनरशिप को लेके। बच्चे शेयर होल्डर मालिक होते हैं कंपनी के, जो शेयर्स होता है ना, शेयर इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर ओनर होते हैं। लेकिन डिवेंचर लेंडर होते हैं, ये लोन होता है कंपनी का, बोराइंग होती है, तो डिवेंचर होल्डर्स इज अ लेंडर, ठीक है। डिवेंचर इज बोराइंग ऑफ द कंपनी, तो डिवेंचर होल्डर आपके लेंडर हो जाएंगे, लोन देने वाले। रिटर्न, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है इन्वेस्टमेंट पे अपनी, ठीक है। रीपेमेंट कब होती है? रीपेमेंट बच्चे यहां पे डिवेंचर कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपके इशू किए जाते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। तो उस पीरियड के बाद क्या होता है, उनका अमाउंट रीपे कर दिया जाता है। आपने डिवेंचर इशू किया आज, डिवेंचर होल्डर से पैसा ले लिया, 5-10 साल बाद उनकी रीपेमेंट हो जाएगी। नॉर्मली शेयर का अमाउंट बच्चे रीपे नहीं किया जाता, लेकिन हाँ प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपको दे रखे हैं तो उसका अमाउंट रीपे कर दिया जाता है, वो रिडीमेबल होते हैं, इक्विटी शेयर नहीं होते। अब इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है डिवेंचर्स को, शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड है। सिर्फ एक केस को छोड़ के, दैट इज स्वेट इक्विटी। यह आप जानते हो एम्प्लॉइज को शेयर इशू होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में बच्चे डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, लेकिन शेयर सिक्योर्ड नहीं होते, वो अनसिक्योर्ड होते हैं हमेशा, उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। डिवेंचर होल्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी होती है, अगर पैसा नहीं चुका पाई कंपनी तो कंपनी के एसेट्स को बेच दिया जा सकता है, अगर वो सिक्योर डिवेंचर्स हैं तो, ठीक है। तो ये थे कुछ डिफरेंस, अभी कुछ और डिफरेंस बाकी है। अगला कन्वर्टिबिलिटी, डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में, शेयर्स को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपल लैंग्वेज में शेयर्स दो टाइप्स के हो गए, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। इक्विटी शेयर कन्वर्ट नहीं हो सकते, प्रेफरेंस शेयर्स भी वही कन्वर्ट हो सकते हैं जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है पहले से आपके प्रोस्पेक्टस में कंपनी के, ठीक है। अब वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स के पास होता है, इक्विटी वालों के पास, डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, मालिक थोड़ी होता है कंपनी के। रिस्क किसके पास ज्यादा है? बच्चे शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा रिस्क होता है, ग्रेटर रिस्क। डिवेंचर होल्डर्स के पास रिस्क कम है, थोड़े से सेफ है, क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड होते हैं, एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो यहां पे थोड़े से रिलेटिवली सेफ होते हैं। प्रायोरिटी हैज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, अगर कंपनी बंद हो जाए तो पहले रीपेमेंट किसको होगी? डिवेंचर होल्डर को कि शेयर होल्डर्स को? बच्चे पहली पेमेंट होगी डिवेंचर होल्डर को, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। हाँ, पहले प्रेफरेंस फिर इक्विटी, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अब कितने टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं? बच्चे 4 टाइप्स के डिवेंचर, मतलब आप कह सकते हो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, और उनमें 2-2 टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं। पहला सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर जो सिक्योर्ड होते हैं, जिनके ऊपर एसेट की सिक्योरिटी होती है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं होती वो अनसिक्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगला होता है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडीमेबल। रिडीमेबल ये डिवेंचर एप्लीकेबल नहीं है आज के टाइम पे, मतलब आप कह सकते हो, ठीक है। और ये आपके रिडीमेबल होते हैं, एक टाइम के बाद इनको रिडीम कर दिया जाता है। रजिस्टर्ड और आपके अनरजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड का मतलब होता है डिवेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के पास दर्ज हो जाता है, अगर टाइम बीत गया, डिवेंचर्स के रिडेम्पशन का टाइम आ गया, तो उसी नाम को पेमेंट की जाएगी जिस नाम के डिवेंचर्स कंपनी के पास है। अगर नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो बियरर डिवेंचर कहलाते हैं, या फिर अनरजिस्टर्ड, जिसके पास डिवेंचर का वो कूपन, उसको पेमेंट मिल जाएगी जस्ट लाइक अ चेक, ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी, ये कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। अब बैलेंस शीट में इसको कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा? अभी तक थ्योरी चल रही है, ध्यान रखना, अभी कितने टाइम हो गया? 5 से 10 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी खत्म करते हैं बच्चे। बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये एक बोरिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लेकिन ऐसे रट मत लेना, डिपेंड करेगा डिबेंचर कितने टाइम के लिए आपने इशू किया है, बताता हूं, ठीक है। नॉर्मली डिबेंचर्स को आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटी सेक्शन के अंदर। आप जानते हो इसके अंदर 4 हेडिंग होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, सैंपा, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। सैंपा आपके सिलेबस में नहीं आता, तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, सब हेडिंग जिसको आप कह सकते हो, इसके अंदर दिखाए जाते हैं आपके डिबेंचर्स। मान लो 10 लाख के डिबेंचर है, अब इसको आप दिखा दे तो नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर मान लो 10,000 9% डिबेंचर है, 100 रुपए वाले, क्या आ गया 10 लाख। तो इसी तरीके से डिबेंचर्स की प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के अंदर भी की जाती है, ठीक है, आपने सीखी थी वन शॉट के अंदर भी। अब
यहां पे अगर नॉर्मली डिबेंचर्स को आप शॉर्ट टर्म के लिए इश्यू करते हो या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू किया और उनका रिडेम्पशन का टाइम आ गया, तो बच्चे उस केस में डिबेंचर्स को शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। सर क्या बोल दिया आपने? बताता हूं। ये आपके 10 साल है, 10 ईयर्स। आपने 10 साल के लिए डिबेंचर इशू किया, तो 10 साल तक, जब तक आखिरी साल नहीं आ जाता यहां तक, बच्चे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखेंगे और आखिरी साल उसको बोला जाएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ये डिबेंचर क्या थे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स। अब आखिरी साल है रिडेम्पशन का, तो एक साल बाद तो रिडेम्पशन हो रहा है ना, करंट लायबिलिटी हो जाएगा, उसको बोलेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। कभी कभार डिबेंचर ही एक साल के लिए इशू किया आपने, एक साल के लिए इशू किया, तो वो तो वैसे भी करंट लायबिलिटी है, एक साल बाद उसकी पेमेंट होनी है। तो ये दोनों कैटेगरी के डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी में दिखाए जाते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। बाकी जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, जो आखिरी साल नहीं आ जाता जब तक, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखते रहते हैं नॉर्मली यहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं उन वाले डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स आर शोन द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। ये पढ़ लेना अपने आप। ये देखो, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, इसमें दिख रहा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट्स में वही सेम, ये आपकी प्रेजेंटेशन है। अब व्हेन डिबेंचर्स आर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यहां पे वो डिबेंचर्स थे जो आपने इशू ही छोटे समय के लिए किए। ठीक है, व्हेन डिबेंचर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जैसे आपने, ये एक साल है, आपने बीच में डिबेंचर इशू कर दिया और इनका रिडेम्पशन इसी साल हो जाना है, तो वैसे भी एक साल कम के लिए इशू आपने किए हैं, एक साल से कम के लिए आपने डिबेंचर इशू किए, तो वो उनका रिडेम्पशन जल्दी हो जाएगा, करंट लायबिलिटी है। दूसरे होते हैं ये वाले जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए थे, उनका रिडेम्पशन का टाइम आ गया, जिसको हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज या ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो वो भी सेम है आपका। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर देखो, जैसे 10 लाख के डिबेंचर थे, उसमें से 1 लाख के डिबेंचर यहां पे ड्यू हो गए, आखिरी साल आ गया, तो अब इस 10 लाख में से 9 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरिंग में चमकते रहेंगे, बाकी 1 लाख रुपए आपको दिखा देना है आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 9 लाख, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपका 1 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स दोनों का सेम बनता है, बस उसमें आपको डिबेंचर्स दिखा देने। ये थी आपकी प्रेजेंटेशन, और आखिरी पॉइंट आपकी थ्योरेटिकल पॉइंट में, मुझे लगता है यहां पे थ्योरी खत्म हो चुकी है। हाँ, हो गई खत्म। वैसे ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में ही कवर है। ठीक है, मैंने आपको एडवांस में इसलिए बता दिया, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बात है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। ये आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ा था, और अब ये आप डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर देखोगे। शेयर्स के केस में 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए और कंपनी के पास 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आई या उससे कम आई, तो सारा पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ता है। बट यहां पे वो लिमिट 75% सेबी ने आपको दी है। ठीक है, क्योंकि लोन होता है, तो यहां पे सेबी हैज प्रेस्क्राइब्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ डिबेंचर्स इशूड टू बी 75%, अगर इशू साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा होता है तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है बात। अब यहां से शुरू होता है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स और उसकी एंट्रीज। बच्चे 3 टाइप से डिबेंचर इशू कर सकते हो, या तो आप कैश में या फिर अदर देन कैश में। जेएसबी नहीं 2 तरीके से इशू होते थे, बट डिबेंचर्स एक तीसरे तरीके से भी इशू किया जा सकता है। अगर मैं शेयर्स को इशू करता हूं, तो शेयर्स को इशू करने के 2 तरीके हैं, कैश में और एक अदर में। लेकिन डिबेंचर्स को इशू करने के 3 तरीके होते हैं, एक कैश में, एक अदर में और एक कोलेटरल सिक्योरिटी में। ठीक है, अब सवाल उठता है, ये कोलेटरल सिक्योरिटी किस चिड़िया का नाम है? इस चिड़िया को हम बाद में निपटेंगे, पहले हम निपटते हैं आपके कंसिडरेशन अदर देन कैश से। और मजे की बात, यही तीनों डिबेंचर्स आपके भार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। ठीक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत सिंपल सा केस है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स में, तो थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा, तो घबराना मत, आप ऑलरेडी उसको कर चुके हो। सबसे पहले आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो या तो प्रोमोटर्स को, या फिर अंडरराइटर्स को, या फिर वेंडर्स को, या फिर परचेजर ऑफ बिजनेस को। ऑब्वियसली बात है, ये दोनों आपके सेम केस है, आखिरी वाले 2 वेंडर। ठीक है, और प्रोमोटर अंडरराइटर आप जानते हो। डिबेंचर सबसे पहले देखते हैं प्रोमोटर्स को कैसे इशू होते हैं। देखो, प्रोमोटर आप जानते हो कंपनी के लिए वो होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी की नींव को रखा है, उन्होंने पहला खर्चा कंपनी को लेके किया है, और उस पहले खर्चे को रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी की एंट्रीज में इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आपका प्रोमोटर्स अकाउंट। यहां पे आपने प्रोमोटर्स को लायबिलिटी बना दिया और फिर उनको डिबेंचर इशू कर दिए, तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट और टू आपके परसेंटेज डिबेंचर्स।
ये परसेंटेज या आपको जो भी इंटरेस्ट का रेट दिया होता है वो क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन होता है। एंट्रीज आप जानते हो, ये छोटी सी बकवासी एंट्री है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप बात करते हैं अंडरराइटिंग कमीशन की। बच्चे, अंडरराइटर्स को शेयर इशू इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लोग हमसे कमीशन वसूल करते हैं। किस चीज के लिए? अंडरराइटर्स ने हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सेल करवाया, पब्लिक को सब्सक्राइब करवाया, तो अंडरराइटर्स को आपको कमीशन देना बनता है। कंपनी का खर्चा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट और टू अंडरराइटर्स, लायबिलिटी बना के पैदा कर दिया। ठीक है, अब इनको आप डिवेंचर इश्यू करोगे, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। सिंपल एंट्री, क्वेश्चन कराऊंगा अभी, चिंता मत करना। अगली बच्चे, जब आप एसेट्स खरीदते हो, आप जानते हो अगर आपने कोई भी एसेट 10 लाख की खरीदी तो आप सिंपल एसेट खरीदने की एंट्री पास करते हो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू आपके वेंडर्स जिनको आपको पेमेंट करनी है 10 लाख रुपीस की। ठीक है, और यहां पे अगर आप पूरा बिजनेस खरीद लेते हो, फॉर एग्जांपल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, ठीक है, विद द एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स। यहां पे एग्रीड वैल्यू इसलिए लिखा है, क्वेश्चन आता है, आपको याद होगा इश्यू ऑफ शेयर्स में भी था, डिवेंचर में भी है, वहां पे आपको बुक वैल्यू भी दी होती है और एग्रीड वैल्यू भी दी होती है। तो हम यहां पे कौन सी वैल्यू लेते हैं? एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करते। याद है आपको? नहीं याद? याद होगा पक्का। ठीक है, अब यहां पे अगर 10 लाख की एसेट है और 8 लाख की लायबिलिटी, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज 8 लाख आ गया, और यहां पे आपके पास नेट एसेट्स जो बच रही है वो आपकी 2 लाख की बची। ठीक है, लिख दो यहां पे नेट एसेट्स। सर ये तो बताओ नेट एसेट्स होता क्या है? मेरे प्यारे लल्लू लाल, लल्लू 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 लाल, अरे नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जितने की एसेट्स आपने बिजनेस में खरीदी माइनस जितने की लायबिलिटीज आपने बिजनेस में खरीदी, डिफरेंस जो आपको बेनिफिट आपको खरीदने से हो रहा है, दैट इज 2 लाख रुपीज, नेट एसेट्स बोलते हैं इसको। अब इस नेट एसेट्स के बदले आप पीसी कितनी पे करने को तैयार हो? सर पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा। अरे प्रियंका चोपड़ा नहीं होता इसका मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। तो आप बात को समझो, अगर पीसी और नेट एसेट्स बराबर है तो एंट्री मैच हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा टू वेंडर में 2 लाख, हो गया 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख। लेकिन अगर पीसी ज्यादा है, आपने ज्यादा पेमेंट डिसाइड करी, यहां पे आ जाएगा 11 लाख, तो बच्चे डेबिट साइड में बचेगा गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना बचेगा? 1 लाख रुपए। अगर आपने डिसाइड किया कि आप यहां पे 1 लाख पे करोगे, टू वेंडर का नाम आएगा 1 लाख, तो आपकी क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, और यहां पे बच्चे आ जाएगा आखिरी में टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ये बेनिफिट है, आप जानते हो, ये बातें आप ऑलरेडी कर चुके हो इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहां तक एंट्रीज आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब एक काम करते हैं, फटाक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। सबसे पहले, मोस्ट लिमिटेड परचेस्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 9,90,000 फ्रॉम भगत। आपने भगत से 9,90,000 की एसेट्स खरीदी, एंट्री पास कर दो। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत 990 सिंपल एंट्री। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है पेमेंट मेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो आपने 11% डिवेंचर इशू कर दिए पेमेंट के बदले, तो यहां पे हो जाएगा अगली एंट्री में भगत डेबिट। ठीक है, ये हो गया भगत डेबिट। लेकिन डिवेंचर कैसे इशू किए? सबसे पहले वो कह रहा है इश्यूर एट पार, इश्यूर एट प्रीमियम, इश्यूर एट डिस्काउंट, इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। यहां पे एक एडिशनल टॉपिक आ गया, बताऊंगा आगे जाके। सबसे पहले आपने पार पे डिवेंचर इशू किया। बच्चे पार पे बहुत सिंपल होता है, जो भी आपको पेमेंट करनी है 990, उतने के डिवेंचर इशू हो जाएंगे 990 के, टू 11% डिवेंचर 990, एंट्री आ गई। और यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो होता है पीसी अपॉन में आईपी। सर ये क्या मतलब है? प्रियंका चोपड़ा अपॉन में इपमैन। अरे आप बात को समझो, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। कितने की परचेज कंसिडरेशन है? 9,90,000 की। डिवाइड कर दो, यहां पे 100 रुपीज के डिवेंचर से दिया हुआ है आपको, तो कितने डिवेंचर आ जाएंगे? 2 जीरो हटा के, ये आ गया 9,900 डिवेंचर्स। ठीक है, तो यहां पे नरेशन में आ जाएगा अलॉटमेंट ऑफ 9,900 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार टू भगत, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, आपने प्रीमियम पे इश्यू किया 10% के, तो बच्चे यहां पे हम डिवाइड कर देंगे 110 से। अब आप 110 से डिवाइड करोगे तो यहां पे 9,000 डिवेंचर निकल के आएंगे, और एंट्री में क्या आएगा बताता हूं। भगत डेबिट 9,90,000 सेम रहेगा, तो 11% डिवेंचर में आएगा 9,000 इन 200 फॉर वैल्यू। आपको 11% डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू डालनी है, ऑलवेज फेस वैल्यू।
तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपने ऑलरेडी निकाल लिए परचेज कंसिडरेशन को इश्यू प्राइस से डिवाइड करके, क्योंकि 9000 डिवेंचर है तो 9000 इंटू में 100 9 लाख। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये कितना आएगा 9000 इंटू में 10 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो यहां आ गया 90,000, एंट्री आ गई। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, सर रिवाइज कराने के लिए बता रहे हो, तो करो आगे। तो यहां पे बच्चे अगली एंट्री करते हैं डिस्काउंट वाली। देखो अब डिस्काउंट के केस में क्या होता है, डिस्काउंट यहां पे डेबिट हो जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है, ठीक है। तो यहां पे हम एंट्री पास करेंगे, भगत डेबिट 9,90,000, डिस्काउंट डेबिट 1,10,000 और टू 11% डिवेंचर आपके 11 लाख रुपीज। अब सवाल ये उठता है ये अमाउंट यहां पे आया कहां से। बहुत सिंपल है, मैंने फिर से बताया आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, पीसी अपॉन में इशू प्राइस। सर पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो यहां पे कितने की पेमेंट है 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90, 10 रुपए का डिस्काउंट था, ये रहा 10% का, तो 100 रुपए में 10% का डिस्काउंट 10 रुपीज हो जाता है, ये हो जाएगा 90। डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा बच्चे कितने डिवेंचर्स, ये आ गया आपका 11,000 डिवेंचर। अब इस 11,000 डिवेंचर को क्या करेंगे, डिस्काउंट में मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपए के, तो डिस्काउंट आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। और टू डिवेंचर्स निकालने के लिए, सॉरी यहां पे 100 होगा, और डिस्काउंट निकालने के लिए 11,000 इंटू में 10 कर देंगे, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवेंचर्स में पार वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 11 लाख हो गया, ये 1,10 हो गया, 990 फिक्स रहेगा। ये था आपका पहला केस, ठीक है। अब अगला केस, आपने पहले बिजनेस खरीदा, सॉरी आपने पहले एसेट्स खरीदी, अब पूरा बिजनेस खरीद लिया आपने। दूसरे क्वेश्चन में सनराइज लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 360 एंड टू कोर क्रेडिटर्स ऑफ 1 लाख फ्रॉम द मूनलाइट लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,80,000। देखो बात को समझना, आपने एसेट्स खरीदी 3,60,000 की और लायबिलिटी खरीदी 1 लाख रुपीस की, ठीक है। आपको बेनिफिट कितना मिला 2,60,000। इस 2,60,000 के बदले आपने पेमेंट कितनी कर दी 4,80,000। बताओ एक्स्ट्रा पेमेंट है कि कम पेमेंट है, सर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा, और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। यहां पे 2,20,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट है। अच्छा ये तो गुडविल है, तो एंट्री में देखो क्या आएगा, सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 आपको दिया हुआ है, टू क्रेडिटर्स 1 लाख, टू मूनलाइट लिमिटेड, यहां पे पीसी आएगा, मूनलाइट में पीसी आएगा, परचेज कंसिडरेशन 4,80,000 का, और डेबिट में बैलेंस बचेगा गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर आपका 2,20,000। बाकी एंट्री आप जानते हो निकाल लोगे आप। यहां पे क्या दिया हुआ है, सनराइज लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹4% इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे बच्चे जो पेमेंट हो रही है 4,80,000 की, इसको आपको डिवाइड कर देना है 4% का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 96 रुपीज से। यहां पे नीचे कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी दे रखी है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइड बाय 96, ये आ गया 5,000 डिवेंचर। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप एंट्रीज पास कर दो। एंट्री में आएगा मूनलाइट लिमिटेड डेबिट 480, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट यहां पे आएगा 5,000 इंटू में 4, ठीक है 20,000, और टू 9% डिवेंचर में 5,000 इंटू में 100, 5 लाख। बताओ क्या था इस एंट्री में, कुछ भी नहीं था, सिंपल। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चे आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें वो है आपका प्रोमोटर्स है, अंडरराइटर्स है, और आखिरी में आपको क्या करना है, पीएनएल में भी डालना है। पीएनएल से याद आया बच्चे, हो पिछले क्वेश्चन में एक केस दिया हुआ था आपको, पता है क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में था शायद, कि आपको ना ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर करना है। बच्चे जब भी आपको डिस्काउंट राइट ऑफ करना होता है ना, राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज होता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना किसी भी खर्चे को। तो इस क्वेश्चन में अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास पहले से कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, तो राइट ऑफ करने की जो एंट्री आएगी ना डिस्काउंट वाली एंट्री के बाद, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया, ये जो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आखिरी एंट्री में आएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आपका डिस्काउंट। ये एंट्री ध्यान रखना, ठीक है। यस सर ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ मेरे साथ अगले क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। Zoom Cars Limited issued 2,010% debentures of 100 each as fully paid up to the promoters for their services to incorporate the company and for reimbursement of expenses.
तो आपने क्या किया, 2000 डिवेंचर इशू किए जूम कार्स लिमिटेड ने, 100 रुपए का एक था प्रोमोटर्स को उनकी सर्विस के लिए। तो पहली दो एंट्री तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2 लाख और टू आपके प्रोमोटर्स 2 लाख। इनको डिवेंचर इशू कर दोगे, वो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं 10% वाले, तो यहां पे आ जाएगा प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू आपका 10% डिवेंचर्स 2 लाख 2 लाख। नरेशन आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगली एंट्री की। इट ऑल्सो इशूड फुली पेड अप 1010% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each टू द अंडरराइटर्स फॉर अंडरराइटिंग कमीशन एंड ड्यू टू देम। तो पहले आप एंट्री पास करोगे अंडरराइटिंग कमीशन की, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट ये रहा, और टू अंडरराइटर्स 1 लाख, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू आपका 10% डिवेंचर्स 1 लाख। अब बच्चे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में आपको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर अंडरराइटिंग कमीशन आपको दिख जाए, तो ये दोनों एक्सपेंस ही तो है। जस्ट लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों एक्सपेंस है। इन दोनों एक्सपेंसेस को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। कैसे राइट ऑफ करोगे, ऐसे स्टेटमेंट ऑफ पेडल अकाउंट डेबिट 3 लाख और टू आपका इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और टू आपका अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है, 2 लाख 1 लाख। आपने एंट्रीज पास कर दी, ओके। बस इनको राइट ऑफ करने की भी एंट्री पास आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहां पे खत्म होता है आपका पहला टॉपिक प्रैक्टिकल, वो था आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं आपके इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश की। बहुत सिंपल सा केस है बच्चे, देखो जब आप लमसम में पैसा रिसीव करोगे तो लमसम में जस्ट लाइक इश्यू ऑफ शेयर सेम एंट्री पास होती है। सबसे पहले आएगा यहां पे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री पास करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहां पे जो पैसा रिसीव होता है, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, अगर आपको यहां पे पैसा रिसीव होता है ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर अंडर, तो उसकी अकॉर्डिंग ही आपको अगली एंट्री पास करनी है। मैं आपको बताता हूं, देखो आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया, अब दूसरी एंट्री में आपको इस पैसे को डिबेंचर्स अकाउंट में डालना है। तो एंट्री में आएगा बच्चे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, मान लो 10% डिबेंचर्स है तो टू 10% डिबेंचर्स। इसके बाद अगर आपने पैसा रिफंड करना है तो टू बैंक, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब भी लमसम का केस होता है यहां पे प्रोराटा की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपके पास एक्स्ट्रा डिबेंचर्स है ही नहीं, अगली इंस्टॉलमेंट आपके पास नहीं है जहां पे आप पैसा एडजस्ट कर सको, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो सारा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, और अगर इसमें डिस्काउंट होता है बच्चे तो डिस्काउंट यहां पे डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो यहां पे डेबिट हो जाएगा। ये आपके लमसम की एंट्रीज आएगी। अब अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाते हो तो और भी सिंपल एंट्रीज है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर से, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पैसा रिसीव होता है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, उसके बाद इसको आप डाल दोगे डिवेंचर में, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स। उसके बाद आप मंगाओगे बच्चे अलॉटमेंट का पैसा। देखो कभी कभार अलॉटमेंट का पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उस केस में एंट्री पास होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। ये पैसा आपको एडवांस में मिल गया। रिफंड करोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। आप अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, और पैसा रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अगर यहां पे कॉल से एरर होता है तो कॉल से एरर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे यूजुअली होता नहीं है। अगर कॉल से एडवांस हुआ तो यहां कॉल से एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। बाकी सारी एंट्रीज आप जानते हो बिल्कुल सेम है, कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, फिर कॉल का पैसा आ गया। तो ये बातें ऑलरेडी हम जानते हैं। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, समझते हैं आपकी एंट्रीज कैसे पास होती है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड इशू 25,007% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। तो 25,000 डिवेंचर है 7% वाले, 100 रुपए का एक है, ये हो गया 25 लाख, लेकिन 20 रुपए का यहां पे प्रीमियम भी दे रखा है आपको, ठीक है। इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज, 40 एप्लीकेशन पे, 50 आपके अलॉटमेंट पे, और बैलेंस आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो 3 आपकी वो है इंस्टॉलमेंट्स। इट रिसीव्ड
10 लाख रुपीज एज एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो यहां पे 10 लाख रुपए एप्लीकेशन का पैसा आया। बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 25,000 को 40 से, तो यही 10 लाख रुपए होता है। इसका मतलब जितने डिबेंचर आपने इश्यू किए उतने की एप्लीकेशन आपके पास आ गई। ऑन अलॉटमेंट ड्यू वॉज रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। तो आपको खाली अलॉटमेंट तक की एंट्री पास करनी है। बहुत सिंपल सी एंट्री है। पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू 7% डिबेंचर। 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, कैसे करेंगे? 25,000 इंटू में 50, ये हो जाएगा आपका 12,50,000। तो यहां पे आ जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,50,000। अब अगर आप 7% डिबेंचर में पैसा डालते हो तो बच्चे यहां पे 50 में से 30 रुपए जाएगा आपके डिबेंचर में, क्योंकि 50 में 30 रुपए की फेस वैल्यू है और 20 रुपए का प्रीमियम है। तो एंट्री में क्या आएगा? बहुत सिंपल है, यहां पे आएगा टू 7% डिबेंचर 25,000 इंटू में 30, कितना हो गया? 7,50,000। और 25,000 इंटू में 20 करोगे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम पैसा चला जाएगा। बस ये एंट्री ड्यू करने की आएगी, अगली एंट्री पैसा रिसीव करने की आएगी, और यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। बताओ क्या था इसमें? सर कुछ भी नहीं था। यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चे। हालांकि जरूरी नहीं है इस टॉपिक से आएगा, तो टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन से भी आ सकता है, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी से भी आ सकता है, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से भी आ सकता है। इसमें कोई भरोसा नहीं किससे टॉपिक आ जाए, बट हाँ मेजॉरिटी केस में टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रोग्रेसिव लिमिटेड इशूड 8% 1000 डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच। अरे वाह, 1000 डिवेंचर है, 1000 रुपए का एक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। पिछले वाला प्रीमियम वाला केस था, आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिया डिवेंचर्स, पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। अब सारा पैसा लमसम में आपके पास आ रहा है, तो देखो एंट्रीज कैसे पास होंगी। बात को समझना, 1000 रुपए का डिवेंचर, तो आपके पास पैसा आएगा 900। ऐसा कितना आएगा? 900 इंटू कर दो 1000, 9 लाख रुपए। तो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अरे लमसम में पैसा आएगा तो एक साथ पैसा आएगा ना, तो अलॉटमेंट का पैसा भी साथ में रिसीव होगा। अब इसी पैसे को आप डाल दोगे 8% डिवेंचर अकाउंट में, बट डिस्काउंट के साथ। कैसे डालोगे? तो यहां पे हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरा 9 लाख, ये 90, 9,90,000। ये क्या हो रहा है बच्चे? ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 10% है ना, तो यहाँ 100 रुपये होना चाहिए था। अब यहाँ पे 900 इंटू 1000 करेंगे तो ये 9 लाख होना चाहिए। ठीक है, और ये 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, ये 9 लाख होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, 9,90,000 मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है। या तो ये 1% है, यहां पे भी लिखा हुआ है 990 पर डिवेंचर है, तो ये 1% होना चाहिए डिस्काउंट। ठीक है, इसको 1% कर देते हैं, तो 1% कर देते हैं। बात को समझ जाना यार, कैलकुलेशन उसी हिसाब से हो रखी है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू आपका 8% डिवेंचर, पूरा का पूरा 10 लाख। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, आपके लमसम वाला केस अलॉन्ग विद द डिस्काउंट। ठीक है सर, अब क्या करेंगे बच्चे? एक और क्वेश्चन करेंगे। चिंता मत करो, कैटेगरी सारी कवर करूंगा, आपके टॉपिक्स भी सारे कवर होंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट लिमिटेड इशू 10,000 7% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10,000 डिवेंचर है, 7% वाले 500 रुपए का एक है, 10% का डिस्काउंट यानी कि 450 पैसा आएगा। ठीक है, पेबल 200 ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, 200 रुपए एप्लीकेशन पे, 200 अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, अब यहां पे ये नहीं दे रखा कि डिस्काउंट कहां पे लिया जाएगा, तो डिस्काउंट को हम लेंगे आपके अलॉटमेंट के केस में। ठीक है, डिस्काउंट को हम कहां लेंगे? अलॉटमेंट के केस में। ठीक, यस। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू कॉल्स वर रिसीव्ड। ठीक है, सारे डिवेंचर सब्सक्राइब हो गए और पैसा आपको रिसीव हो गया। तो सबसे पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कैसे आएगा? आपके पास 10,000 डिवेंचर है और 200 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 20 लाख 20 लाख। इसको हम डाल देंगे 7% डिवेंचर्स में, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 7% डिवेंचर। अब बच्चे जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे जो 200 अलॉटमेंट दिया हुआ है, इसमें ये अज्यूम करना है कि ये एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट होगा। जैसे प्रीमियम होता है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है, अगर ये डिस्काउंट है तो एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट होगा। इसका मतलब अगर यहां पे 50 रुपीज का डिस्काउंट आपको दिख रहा है 500 वाले डिवेंचर 450 में,
तो ये जो 200 रुपये एप्लीकेशन है ठीक है, लेकिन ये जो 200 अलॉटमेंट है ना, ये पूरी अलॉटमेंट 250 की होनी चाहिए। 200 तो रिसीव हो रहा है पैसा एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको यहां पे ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला उसको रिपीट करके देख लो वीडियो में, ठीक है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट यहां पे कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा बच्चे वही 200 इंटू में आपका कितने 10,000, ठीक है। डिस्काउंट में आ जाएगा आपके पास 50 इंटू में 10,000, ठीक है, 5 लाख। और बाकी 7% डिवेंचर में पूरी फेस वैल्यू जाएगी आपकी 250 के हिसाब से, ठीक है। पैसा आएगा आपके पास ये वाला 20 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको दिया हुआ रिसीव हो गई है, तो यहां पे सिंपल डी हो के जो भी बैलेंस बचेगा, ठीक है, 50 रुपए का वो रिसीव हो जाएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चे, अकाउंटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टेटमेंट ऑफ पेनल्स इसको राइट ऑफ किया जाएगा, बट इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है, अगर आपको प्रीमियम दिया है तो पहले प्रीमियम का यूज करना है, जितना प्रीमियम है उतना यूज कर लो, बाकी स्टेटमेंट ऑफ पेनल्स से राइट ऑफ कर दो। अगर बहुत सारा प्रीमियम है तो सारा डिस्काउंट सिक्योरिटी स्ट्रीम से राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक बार एंट्रीज देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये रहा सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डेबिट और 2 आपका डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये आपकी एंट्री आती है राइट ऑफ करने की। तो इसको बच्चे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपके क्वेश्चन में, उसमें सिक्योरिटी स्ट्रीम अवेलेबल नहीं था, ठीक है। जिसमें होगा वहां पे प्रीमियम यूज कर लिया जाएगा राइट ऑफ करने के लिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इंटेल लिमिटेड इशू 10,000 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको दिया हुआ 10% डिस्काउंट पर आपने डिवेंचर इशू किए, 10,000 डिवेंचर है 7% वाले, ठीक है, 100 रुपए का एक है। इट हैज सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ रुपीज 1,50,000। तो आपके पास 1.5 लाख का प्रीमियम है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दे रखा है 1 लाख। देखो प्रीमियम 150 है, डिस्काउंट 1 लाख है, पूरा का पूरा डिस्काउंट इस प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकता है। तो एंट्री बहुत सिंपल आएगी, एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख 1 लाख। जहां पे प्रीमियम कम पड़ता है वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर सरप्लस या फिर फाइनेंस कॉस्ट का यूज किया जाता है। सॉरी, फाइनेंस कॉस्ट नहीं, बस यहां पे आपको उसका यूज किया जाएगा, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यानी कि सरप्लस का। दूसरे केस में देखते हैं क्या दिया हुआ है। रेहान लिमिटेड इशू 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहां पे 20,000 डिवेंचर है 100 रुपए वाले, ठीक है। आप डिस्काउंट निकालोगे 10 रुपए का आएगा, 10 इंटू 20,000 2 लाख का डिस्काउंट हो गया। आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस पड़ा हुआ है 1.5 लाख रुपए का। तो बहुत सिंपल एंट्री हो गई, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू पूरा का पूरा डिस्काउंट 2 लाख। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। जितना प्रीमियम है उतना अवेलेबल यूज कर लो। अगर प्रीमियम डिस्काउंट से ज्यादा है तो पूरा डिस्काउंट प्रीमियम से राइट ऑफ होगा। अगर प्रीमियम डिस्काउंट से कम है तो पहले प्रीमियम से डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, फिर आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज और, आपको कितने भी कैपिटल रिजर्व दिए हो, कैपिटल रिजर्व डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं होता, राइट। यहां पे लिखे भी हुए नोट, इसको एक बार पढ़ लेना। आगे आ जाओ। अब अगला टॉपिक है आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। बच्चे यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको बस एक ही चीज समझनी है, बहुत सिंपल। जहां पे रिडेम्पशन पार पे हो रहा है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, बस आपको एक चीज एंट्री के अंदर घुसा देनी है, दैट इज डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, और क्रेडिट साइड में आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सर ये क्यों करना है, मैं ये तो बताओ। रीजन बताता हूं बच्चे, एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। मतलब हमें एडवांस में पता होता है कि अगले 10 साल बाद हम अपने डिवेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करने वाले हैं। तो जो एक्स्ट्रा लॉस हमें उस टाइम पे होगा, फ्यूचर का लॉस, वो हमें आज ही रिकॉर्ड करना होता है एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आपने सुना होगा एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रोवाइड फॉर ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट एनी फ्यूचर इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो यहां पे फ्यूचर में लॉस होने वाला है, प्रीमियम आपको पे करना, रिडेम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा पे करना है, वो आपको डेबिट साइड में लॉस में दिखाना पड़ेगा और क्रेडिट साइड में उसकी लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और ये तभी दिखानी है जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो, डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम है। बाकी सारी इशू की एंट्री तो सेम पास होंगी, ठीक है। कैसे पास होंगी देख लो एक बार। तो मैंने वही केसेस यहां पे कवर किए जहां पे रिडेम्पशन पार पे हो रहा है। ये वाले केसेस मैंने कवर नहीं किए क्योंकि बच्चे यहां पे सिंपल एंट्रीज पास होती है।
ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको, आ जाओ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। स्टार लिमिटेड इशूड 8 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। आपने पार पे डिबेंचर इशू किए, पहले एंट्री पास कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 8 लाख बताओ क्या बुराई थी इसमें, कुछ भी नहीं थी। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो अब इस अगली एंट्री के अंदर आपको क्या करना है, यहां पे लॉस घुसा देना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और टू प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बाकी ये एंट्री आप ऑलरेडी जानते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। इस एंट्री के बीच में आपको क्या करना है, डेबिट साइड में घुसा देना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड क्रेडिट साइड में प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 80,000। ये कहां से आया 80? उस पर लिखा है कि रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए का आपका प्रीमियम रिडेम्पशन हो गया, और 10 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे आपके यहां से, पहले 8 लाख को ना 100 से डिवाइड कर लो, 8,000 डिबेंचर आ गए, तो 8,000 इंटू में 10, ये हो गया आपका 80,000। सिंपल सा केस था। ऐसे ही अगला केस है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 अप्रैल को आपने इशू किए 10 लाख रुपए के 9% डिवेंचर 100 रुपए वाले, इसको डिवाइड करोगे 10,000 डिवेंचर आएंगे। ठीक है, डिस्काउंट दे रखा है 10% का, इस बार डिस्काउंट पे इशू किए तो आपके पास पैसा कम आएगा, 9 लाख रुपए आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख 9 लाख। अब अगली एंट्री, दीज डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 ईयर्स। अब यहां पे बच्चे क्या होता है, जब आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, जो कि खुद एक लॉस है, और प्रीमियम और रिडेम्पशन ये भी एक लॉस होता है, तो इन दोनों लॉस को आप कंबाइन कर सकते हो। कैसे कंबाइन करोगे, 10% का डिस्काउंट है, 5% का लॉस ऑन इशू है, तो टोटल हो गया यहां पे 15%। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि 15 रुपए का आपको यहां पे लॉस हो रहा है। तो इस एंट्री को करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप क्या करो, सिंपल तरीका नीचे वाला, मतलब सिंपल एंट्री पास करो। मैं यहां पे वो वाली चीजें ना गायब कर देता हूं लो आपके लिए। देखो, एक तो मैंने ये गायब कर दिया, ठीक है, तो देखो एंट्री में क्या बचा आपके पास, बहुत सिंपल एंट्री बची। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, जो कि यूजुअली आप करते ही हो। 9 लाख, 1 लाख, 10 लाख, ये तो आप करने ही वाले थे। अब इसके बीच में मैंने क्या घुसा दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5% वाला 50,000, और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5% वाला 50,000। बस एक्स्ट्रा आपको डेबिट और क्रेडिट में डाल देना है। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली जो ये 1.5 लाख रुपए है बच्चे, इनको आप कंबाइन कर सकते हो। तो ऊपर सिर्फ एक ही अकाउंट आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसका रीजन बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों को आपको राइट ऑफ करना होता है। अगर 2 अकाउंट खोलोगे अलग अलग राइट ऑफ करना पड़ेगा, 2 अकाउंट खोलोगे अलग अलग राइट ऑफ करना पड़ेगा, एक ही अकाउंट खोलोगे एक ही बार राइट ऑफ करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लॉस ऑन इश्यू और डिस्काउंट ऑन इश्यू को कंबाइन कर देते हो। ठीक, अब आखिरी केस देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसमें अकाउंट बनाने के लिए बोला था, एक बार इसको बना लेना। ठीक है, यहां पे बोला हुआ है 9% डिवेंचर अकाउंट बना दो, तो ये पोस्टिंग है, देख लेना एक बार। अगला केस, आपने इशू किया 7 लाख 100 रुपए के डिवेंचर है 5% के प्रीमियम पे। बच्चे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो, ये हो जाएगा 70,000 डिवेंचर। ठीक है, 5% का प्रीमियम है 5 रुपए का, तो यहां पे पैसा आएगा 35,000 आपके पास एक्स्ट्रा। ठीक है, 7,000 आ रहा है, 35,000 एक्स्ट्रा आएगा। कैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 735। अब अगर आप नॉर्मल एंट्री पास करोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस इसके बीच में क्या घुसा देना है, आपका रिडीमेबल एट 10%, यानी कि 10% का प्रीमियम रिडेम्पशन। कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, टू यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये 70 आपको एक्स्ट्रा घुसा देना है, सिंपल एंट्री। बच्चे जो अगला केस है ना, ये मैंने वन शॉट के अंदर ऑलरेडी कवर करा दिया है, तो इसको एक बार देख लेना। मतलब सारे केसेस दिए हैं, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, और सारे केसेस दिए हैं। इसको एक बार कर लेना प्लीज, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, और जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं उसको प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपके सारे केस क्लियर हो जाएंगे। अब यहां शुरू करते हैं, आपका आखिरी टॉपिक देखते हैं क्या दिया, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक है। सेकंड लास्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है। बैंक को सिक्योरिटी देते टाइम बैंक बोलता है आपकी सिक्योरिटी कम पड़ रही है, हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। 1 करोड़ का लोन है, आप 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी दो हमें।
हमने बोला 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी, आप फिर दोबारा क्यों सिक्योरिटी मांग रहे हो? बोले 1.5 करोड़ तो आपके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में ही चला जाएगा, उसके बाद अगर पेनल्टी लगी तो आप नहीं चुका पाओगे और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अपार्ट में हम एडिशनल सिक्योरिटी जो बैंक को प्रोवाइड करते हैं उसी सिक्योरिटी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। और उसमें अगर आप डिवेंचर इश्यू कर दो तो उसके दो मेथड होते हैं रिकॉर्ड करने के। पहला मेथड, रिकॉर्ड ही मत करो, एंट्री पास मत करो। व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होता है, बैलेंस शीट में दिखानी होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग, और उसके अंदर भी सिर्फ बैंक का लोन, कुछ नहीं दिखाना। आपने 5 लाख का लोन लिया बैंक से, डिवेंचर दिखाना ही नहीं है, सिर्फ लोन दिखाना है, डिवेंचर नहीं दिखाने, ठीक है। और यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में, सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 6009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है, बस इतना ही करना है। आप चाहे लॉन्ग टर्म लोन लो चाहे शॉर्ट टर्म लो, देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। सेम केस, आप समझ जाओ ना, आप समझ जाओ, तो दोनों केस सेम है। अब दूसरा मेथड, जब जनरल एंट्री पास होती है उस केस में क्या करना है बच्चे? उस केस में एक सिंपल एंट्री पास होती है, यहां पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आपके परसेंटेज डिवेंचर्स। उसका रीजन है, यहां पे डिवेंचर सस्पेंस एसेट बन के इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि आपके पास ना तो बैंक से पैसा आ रहा है, ना तो बैंक से कोई सर्विस आ रही है, ना तो बैंक से कोई एसेट आ रही है, ना तो आप प्रमोशन की सर्विस दे रहे हो, ना आप अंडरराइटिंग कमीशन दे रहे हो। मतलब जो आपने अभी तक एंट्रीज पास करी थी, कोई भी चीज आप डेबिट नहीं कर सकते। तो यहां पे एक डमी अकाउंट खोल दिया जाता है, दैट इज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, इस लायबिलिटी के अगेंस्ट में जो आपने यहां पे पैदा करी। तो इसको शो कैसे करना है? बहुत सिंपल है। अगेन आपको बैलेंस शीट में सिर्फ लोन दिखाना है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, डिवेंचर्स नहीं दिखाने। जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे वहां पे आप डिवेंचर दिखाओगे कोलेटरल सिक्योरिटी वाले, उसमें से डिवेंचर सस्पेंस माइनस हो जाएगा, डिवेंचर्स माइनस सस्पेंस, जीरो हो गया डिवेंचर। अगेन लोन का अमाउंट ही आपके बैलेंस शीट में दिखेगा। बस यही आपका मेथड था दूसरा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चे कर लेना, ठीक है। आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। बहुत सिंपल केस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप जानते हो, कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है और एक लायबिलिटी जो डिवेंचर होल्डर को आपको पे करनी है। तो एंट्री भी इसी तरीके से पास हो जाएगी। कैसे पास होगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, एंट्री पहली एंट्री सिंपल है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। फिर पेमेंट करोगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट के साथ। अब इंटरेस्ट यहां पे बचे, या तो पूरे साल का लगेगा या फिर 6-6 महीने का सेमी एनुअली लगेगा। वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता देगा क्या होगा। और आखिरी में आपको क्या करना है, इस इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना है, क्योंकि ये राइट ऑफ किया जाता है। ये रहा, ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, आखिरी एंट्री। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, एक बार प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। प्लीज पॉइंट्स दिए हुए पढ़ लेना एक बार, मैंने आपको दे दिए नोट्स में। आ जाओ, सबसे पहले टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर। देखो यही 10% इंटरेस्ट है, 100 रुपए का एक है, 1 अप्रैल 24 को आपने इशू किए। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एज फुली पेड अप, ठीक है, सारा पैसा आ गया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस, हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट पे करना है। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 25, आपको 31 मार्च 25 को इंटरेस्ट पे करना है। सबसे पहले बच्चे 15,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, ठीक है, तो ये हो गया 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए पे आप इंटरेस्ट निकालोगे 10%, बट ये 10% आपको हर 6 महीने में देना है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 1.5 लाख रुपए का आपका आधा 75,000। तो 6 महीने खत्म होते हैं 30 सितंबर को। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, एंट्री हो गई। अब आखिरी साल के आखिरी दिन में भी सेम एंट्री पास होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, और पेमेंट की एंट्री आपके हाथ में है, चॉइस। हम कैसे मान ले कि हमने साल के एंड में पेमेंट कर दी, उसी दिन पेमेंट कर दी। अगर आप ये अज्यूम करोगे कि पेमेंट कर दी तो एंट्री पास कर देना। अगर आपने एजम्पशन ली कि पेमेंट नहीं करी तो एंट्री पास मत करना पेमेंट की। लेकिन P&L में पूरा इंटरेस्ट जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू आपका डिवेंचर इंटरेस्ट। जो ये वाली एंट्री है ना, आप इसको रिपीट कर सकते हो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बीच में यहां पे अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में अजम्पशन ली थी कि नोट डाल दिया नीचे, इट इज अज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट अमाउंट हैज नॉट बीन पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, सिंपल, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लो, देखो क्या दिया हुआ है। बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ऑन 1 अप्रैल 24 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5। अब यहां पे आपने डिवेंचर इशू किए, डिस्काउंट पे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे देना होता है। तो ये वाली एंट्रीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये वाली खुद देख लेना एंट्रीज यहां तक।
मुझे आपको बतानी है इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट पे हो रहा है यहां पे 12% और ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इस बार आपको इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि उसने डेट बता दी है। तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो, 2000 इंटू में 100 करोगे कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख का 12% होता 24,000 और 24,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे तो 12,000 आएगा। देखो ये एंट्री आ गई। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 12,12। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,12। ठीक है, फिर ये दोनों एंट्री रिपीट हो जाएंगी। तो एंट्रीज रिपीट हो गई साल के एंड में 31 मार्च को, और आखिरी में पूरा 24,000 का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चे यहां पे जो खत्म होता है आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर, और मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।